हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 42 क्वेश्चंस तक कर लिया था, तो आज हम 43rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ए, द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन। देखिए, जो डॉक्टर सर्विसेज देते हैं वो इन एक्सचेंज ऑफ मनी देते हैं, राइट? वो फ्री में तो नहीं देते, तो अगर वो मनी के एक्सचेंज में दे रहे हैं तो इसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। आपको तो पता ही होगा कि प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, राइट? सो सर्विसेज ऑफ डॉक्टर आर प्रोडक्शन, दिस इज ट्रू। ऑप्शन बी कह रहा है कि मैन कैन क्रिएट मैटर। देखिए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि मैन मैटर को क्रिएट नहीं करता। जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टिंग मैटर है, रिसोर्सेज है, उसमें बस यूटिलिटी ऐड करता है, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, द सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन। हाउसवाइफ जो काम करती है वो लव एंड अफेक्शन से करती है, राइट? मॉनिटरी एक्सचेंज के लिए नहीं करती, सो इट इज इनकरेक्ट। व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स मैटर। नहीं, वो मैटर को नहीं क्रिएट करता, जो ऑलरेडी मैटर या रिसोर्सेज अवेलेबल है जैसे कि वुड, राइट? तो उसमें बस यूटिलिटी ऐड करता है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is a function of an entrepreneur? A, initiating a business enterprise, B, risk taking, C, innovating, या फिर D, all of the above। तो एक entrepreneur ये तीनों ही काम करता है, right? So answer would be all of the above। Question number 45, in describing a given production technology, the short run is best described as lasting A, up to 6 months from now, B, up to 5 years from now, C, as long as all inputs are fixed, या फिर D, as long as one input is fixed। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन किसको कहते हैं? When at least one input is fixed, right? हम कोई मंथ में या ईयर में कैलकुलेट नहीं करते शॉर्ट रन को, हम देखते हैं कि एटलीस्ट एक इनपुट फिक्स्ड होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 46, if decreasing returns to scale are present, then if all inputs are increased by 10%, then A, output will also decrease by 10%। देखिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में इफ यू इंक्रीज ऑल योर इनपुट बाय अ सर्टेन परसेंट, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है लेकिन कम परसेंटेज में होता है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनपुट, इसलिए हम उसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, राइट? तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 10%। देखिए, हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट डिक्रीज क्यों होगा? वो इंक्रीज होगा लेकिन कम परसेंटेज में होगा, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%। देखिए, अगर सेम परसेंटेज से इनपुट एंड आउटपुट में चेंज आ रहा है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, नॉट डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ऑप्शन सी, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ऑप्शन डी कह रहा है आउटपुट विल इंक्रीज मोर देन 10%। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स में होता है, राइट? जहाँ पे आप जितने परसेंटेज में इनपुट इंक्रीज करते हो उससे ज्यादा में आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, राइट? सो हमें तो अभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स चाहिए, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड ए, another combination that yields the same output, the highest resulting output, the increase in output generated by one unit increase in one output, या फिर all levels of output that can be generated with those inputs। तो देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि विदाउट गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम कितना हाईएस्ट आउटपुट बना सकते हैं, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 48, if the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that A, the marginal product of labor is negative, B, the marginal product of labor is 0, C, the average product of labor is falling, या फिर D, the average product of labor is negative। देखिए, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की रिलेशनशिप को याद करना होगा। देखिए, वो रिलेशनशिप क्या कहता था कि जब आपका एवरेज प्रोडक्ट राइज हो रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा राइज करता है, राइट? एंड जब आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा होता है कि नहीं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि ये ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा होता है, तो इस केस में क्या होनी चाहिए, एवरेज प्रोडक्ट मस्ट बी फॉलिंग. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग. देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो. देखिए जीरो से स्टार्ट होता है नेगेटिव रिटर्न्स, राइट, नेगेटिव रिटर्न्स का फेज, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो ये दोनों थर्ड स्टेज की बात होती है ना. लेकिन देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट तो सेकंड स्टेज में ही फॉल करने लग जाता है, और सेकंड स्टेज में ही यह एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली फेज में, राइट. तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव. देखिए क्या एवरेज प्रोडक्ट कोई भी फेज में हमारा नेगेटिव होता है, नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली फॉल करता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, राइट. सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, बी इक्वल्स जीरो, सी इज मैक्सिमाइज्ड, या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए एवरेज प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, equals the when marginal product equals the average product of labor. Question number 50. The law of variable proportions is drawn under all of the assumptions mentioned below except the assumption that, तो इनमें से कौन सा law of variable proportion की assumption नहीं है वो हमें पता लगाना है, राइट. ऑप्शन ए, the technology is changing. देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे, तो इसलिए ये हमारा अजम्पशन नहीं है. ऑप्शन बी कह रहा है कि देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज फिक्स्ड. हाँ ये सही है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है, राइट, और शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक इनपुट की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, तो ये तो अजम्पशन है. ऑप्शन सी, वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनिटरी टर्म्स. हाँ देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हम सिर्फ इनपुट्स एंड आउटपुट्स की रिलेशनशिप देख रहे हैं, हम प्रॉफिट या मनी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, राइट. सो दिस अजम्पशन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड स्टेबल, एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ये भी करेक्ट है. सो इनकरेक्ट अजम्पशन इज ए. क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? ऑप्शन ए, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट. ऑप्शन बी, relationship between fixed factor of production and variable factors of production. Option C, relationship between a factor of production and utility created by it. या फिर D, relationship between quantity of output produced and time taken to produce the output. देखिए production function is simply the relationship between inputs and outputs, right? तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पे inputs and outputs की बात हो रही है, A में हो रही है, right? It is the technical relationship between फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 52. लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड. तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंक्लूड नहीं होता? देखिए ए, रिटर्न्स टू स्केल, ये तो होता है लॉज ऑफ प्रोडक्शन में, राइट, हमने पढ़ा भी है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी होता है शॉर्ट रन पे. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी हम इसी को कहते हैं, राइट. ऑप्शन डी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. देखिए कॉस्ट की हम स्टडी नहीं करते लॉ ऑफ प्रोडक्शन में, हम सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट को देखते हैं, राइट. तो कॉस्ट की हम कब स्टडी करते हैं? जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं. सो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में ये इंक्लूड नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 53. एंड आइसोक्वांट शोज all the alternative combination of two inputs that can be produced using a given set of output fully and the best possible way. देखिए आउटपुट इनपुट को बनाता है या इनपुट आउटपुट को बनाता है? इनपुट आउटपुट को बनाता है, राइट. लेकिन ये ऑप्शन तो हमें कह रहा है कि हम आउटपुट यूज करके इनपुट बना रहे, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स among which a producer is indifferent because they yield the same profit. देखिए आइसोक्वांट्स में जो इनपुट्स या जो टू प्रोडक्ट्स लेते हैं हम, वो सेम आउटपुट हमें देता है, नॉट सेम प्रॉफिट, राइट. So this is also incorrect. Option C, all the alternative combination of two inputs that yield the same total product. So this is the correct answer, right?
वो हमें ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स देता है जो आपको सेम आउटपुट या सेम टोटल प्रोडक्ट दे. ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज सी. Question number 54. Economies of scale exist because as a firm increases its size in the long run, देखिए जब फर्म अपनी साइज इंक्रीज करता है तो उसको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट? और उस बेनिफिट्स को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. तो ये बेनिफिट किस वजह से होती है? ऑप्शन ए, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन द एक्टिविटीज मोर. तो ये सच है. एज अ लार्ज इनपुट बायर the firm can finance at lower cost and purchase inputs at lower per unit cost. जब वो लार्ज स्केल बल्क में परचेज करते हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है, राइट? तो ये भी ट्रू है. The firm can afford to employ more sophisticated technology in production. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप स्केल इंक्रीज करते हो तो आप बेटर इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ये तीनों ही चीजों की वजह से इकोनॉमीज या फिर फायदा एक फर्म को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 55. द प्रोडक्शन फंक्शन ए इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. देखिए ये तो करेक्ट है, राइट? क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास इनपुट की क्वांटिटी है उससे हम कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो दिस इज करेक्ट. B tells us the maximum attainable output from a given combination of inputs. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. कितना हम मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं वो हमें पता चलता है. एंड ऑप्शन सी expresses the technological relationship between inputs and output of a product. ये भी करेक्ट है. So answer would be all of these. Question number 56. The production process described below exhibits. तो देखिए यहाँ पे टेबल में हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाया गया है, राइट? ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड राइट हैंड साइड में आउटपुट है. तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये आपके वेरिएबल इनपुट्स है. तो ये चेंज हो रहे हैं, राइट? एंड जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं आपका आउटपुट भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है. तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो देखिए क्या ये टेबल से आपको कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट दिख रहा है? देखिए इसके लिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. देखिए फॉर फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 23 माइनस 0, राइट? सो 23. सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर के लिए 40 माइनस 23, दैट वुड बी 17. एंड थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के लिए 50 माइनस 40, दैट इज 10. तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि जैसे ही आप 1 यूनिट ऑफ लेबर ऐड कर रहे हो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, राइट? डिक्रीज हो रहा है. सो ऑप्शन ए कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट क्योंकि डिमिनिश हो रहा है यहाँ पे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. देखिए ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्केल इंक्रीज नहीं हो रही, हम सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट को चेंज कर रहे हैं, राइट? स्केल में तो हमें सारे इनपुट्स को चेंज करना होता है. सो ये भी इनकरेक्ट है. एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट दिख रहा है. So correct option is B. Question number 57. Which of the following is a variable cost in the short run? देखिए वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के साथ चेंज होता है, राइट? तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए रेंट ऑफ द फैक्ट्री. देखिए रेंट ऑफ द फैक्ट्री क्या आउटपुट के साथ चेंज होता है? नहीं. आप कितना भी आउटपुट बनाओ रेंट तो आपको एक सेम अमाउंट देना पड़ता है, राइट? सो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है. ऑप्शन बी wages paid to the factory labor. देखिए ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि जो आप लेबर हायर करते हो वो आउटपुट के हिसाब से हायर करते हो, राइट? अगर आपको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो आप ज्यादा लेबर हायर करोगे और ज्यादा वेजेस पे करोगे. कम आउटपुट तो कम लेबर एंड कम वेजेस. तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है. ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड फाइनेंशियल कैपिटल. आपने कुछ मनी बोरो किया है, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट भी आपका फिक्स्ड होता है, राइट? वो भी आउटपुट के साथ डिपेंड नहीं करता. आप कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो इंटरेस्ट तो आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ता है. सो दिस इज फिक्स्ड. एंड पेमेंट ऑन द लीज ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट. देखिए इक्विपमेंट को आपने भाड़े में लिया है, राइट? तो आपको लीज भी फिक्स्ड पे करना पड़ेगा, चाहे आप आउटपुट प्रोड्यूस करो उससे ना करो, है ना? वो रेंट करने वाले को तो उससे मतलब नहीं है, उससे तो आपने लीज से मतलब है. तो कितने भी आपके आउटपुट हो
पेमेंट ऑफ लीज भी आपका सेम अमाउंट होता है, सो इट इज फिक्स्ड। सो वेरिएबल कॉस्ट है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, हम अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को तब एफिशिएंट कहेंगे जब हमारा टोटल कॉस्ट जो है, पूरा का पूरा कॉस्ट जब मिनिमम हो, राइट। सिर्फ फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होने से हमें इतना फायदा नहीं होगा, हमें तो अपना पूरा का पूरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है, राइट। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। Question number 59. In the short run, the firm's product curves show that A. Total product begins to decrease when average product begins to decrease, but continues to increase at a decreasing rate. देखिए, when average product begins to decrease, ये diminishing returns वाली फेज है, राइट, जहाँ से सेकंड स्टेज आपकी शुरू होती है। तो इस स्टेज में क्या टोटल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज करती है? नहीं, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होता है, राइट। ये तो सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स वाली फेज में ही डिक्रीज होता है टोटल प्रोडक्ट तो इसलिए यहाँ पे ये कहना कि टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज, यानी कि सेकंड स्टेज में ही ये डिक्रीज करने लग जाता है, ये कहना गलत है। ऑप्शन बी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट एट इट्स हाईएस्ट। नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, इस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट तो इंक्रीजिंग हो रहा होता है, राइट। और जब ये बराबर होते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है, इसके बाद ये डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे पहले ये इंक्रीजिंग होता है, नॉट डिक्रीजिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम बिलो, द एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को बिलो से कट करता है या अबव से कट करता है? अबव से कट करता है, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व तो पहले ही, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट तो पहले ही इंक्रीज हो रहा होता है, ये हाईएस्ट में पहुंचता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद ये जब डिक्रीज हो रहा होता है तब एवरेज प्रोडक्ट से मीट करता है ना। सो इट कट्स द एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम अबव, नॉट फ्रॉम बिलो, सो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, इन स्टेज 2 total product increases at a diminishing rate and reaches the maximum at the end of this stage। तो ये करेक्ट है, क्योंकि हाँ, सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में होता है, और सेकंड स्टेज के एंड में ये मैक्सिमम पहुंच जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, अ फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए, that input whose quantity can be quickly changed in the short run in response to the desire of the company to change its production। क्या फिक्स्ड इनपुट को हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दैट इनपुट whose quantity cannot be quickly changed in the short run in response to the desire of the company to change its production। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट को हम क्विकली चेंज नहीं कर सकते, राइट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? दैट इनपुट हुज क्वांटिटीज कैन बी इजीली चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर टू इंक्रीज और रिड्यूस द लेवल, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, दैट इनपुट हुज डिमांड कैन बी इजीली चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी इनकरेक्ट है। देखिए, हम इजीली चेंज नहीं कर सकते फिक्स्ड इनपुट को, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 61, average product is defined as a total product divided by the total cost। तो क्या ये है एवरेज प्रोडक्ट? नहीं है ना। the total product divided by marginal product, ये भी नहीं है। total product divided by the number of units of variable input, yes, this is the correct option, right। so C is our answer। D क्या कह रहा है? देखिए, marginal product divided by number of units of variable input, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following statements is true? Option A, after the inflection point of the production function, a greater use of the variable input induces a reduction in the marginal product। देखिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होती है, राइट। इसके बाद अगर आप इनपुट इंक्रीज करोगे वेरिएबल इनपुट, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट
डिक्रीज होने लग जाता है, राइट? सो इट इंड्यूसेस अ डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट। सो ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी, बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट obtained कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, मार्जिनल रिटर्न्स वाला फेज रीच करने से पहले, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट obtained इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ये सच है, राइट? इंक्रीजिंग रिटर्न में जैसे आप वेरिएबल इनपुट ऐड करते हो, आपका जो आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है। तो इसीलिए तो हम उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, है ना? सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, द फर्स्ट स्टेज कॉरिस्पॉन्ड्स टू द रेंज इन विच average product is increasing as a result of utilizing increasing quantities of variable input। देखिए, फर्स्ट स्टेज यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के केस में आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी आवर आंसर, क्योंकि सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व या फिर इम्प्लिसिट प्रोडक्ट कर्व। देखिए, स्लोप, कोई भी कर्व का स्लोप क्या होता है? जो उस कर्व में चेंज आता है उसी को हम स्लोप कहते हैं, राइट? एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, है ना? हम टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आते हैं उसी को मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट वुड बी द स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कर्व। क्वेश्चन नंबर 64, सपोज द फर्स्ट 4 units of a variable input generate the corresponding total outputs of 200, 350, 450 and 500. The marginal product of the third unit of input is। देखिए, थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? थर्ड यूनिट का टोटल आउटपुट माइनस सेकेंड यूनिट का टोटल आउटपुट, राइट? सो दैट वुड बी 450 माइनस 350, तो आपका आंसर हो जाता है 100। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following statements is false in respect of fixed cost of a firm? Option A, as the fixed inputs for a firm cannot be changed in the short run, the total fixed costs are constant except when the prices of the fixed input change। हाँ, देखिए, शॉर्ट रन में जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ, अगर प्राइस चेंज हो गई फिक्स्ड कॉस्ट की, इनपुट्स की, तो चेंज हो सकता है। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, total fixed cost continue to exist even when production is stopped in the short run, but they exist in long run even when production is not stopped। देखिए, यहाँ तक फर्स्ट हाफ तक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन सेकेंड हाफ कह रहा है कि बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। देखिए, क्या लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है? नहीं होता ना। लॉन्ग रन में तो आप सारे कॉस्ट को वेरी कर सकते हो, तो सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट गलत है। Option C, total fixed cost can be defined as the total sum of the cost of all the fixed inputs associated with production in the short run। ये भी बिल्कुल सच है। जो भी आपके फिक्स्ड इनपुट्स है उसी की कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, राइट? और वो शॉर्ट रन में होता है, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी, इन द शॉर्ट रन a firm's fixed cost cannot be escaped even when the production is stopped। ये भी सच है। फिक्स कॉस्ट आपको इंकर करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो या प्रोडक्शन स्टॉप ही क्यों ना कर दो, फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ आपका सिर्फ ऑप्शन बी, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट 4 units of variable input is exhibited by the total product sequence। तो देखिए, यहाँ पे हमें 4 टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है और इनमें से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कौन सा है हमें वो देखना है, राइट? अब फर्स्ट ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे तो टोटल प्रोडक्ट हर बार सेम है, तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आपका नहीं दिखा रहा, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है एवरी टाइम। ऑप्शन बी, अब ऑप्शन बी में हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए, सेकेंड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ 110 माइनस 50, दैट वुड बी 60, राइट? थर्ड यूनिट का हुआ 70 एंड फोर्थ यूनिट का हुआ यहाँ पे 80। तो ये देखिए, यहाँ पे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है ना। थर्ड ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे भी हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए,
सेकेंड यूनिट का आपका हो गया 50, थर्ड यूनिट का भी 50 एंड फोर्थ यूनिट का भी 50। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये भी डिमिनिशिंग नहीं हुआ। ऑप्शन डी में देखते हैं अब, सेकेंड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ 90 माइनस 50, दैट वुड बी 40, राइट। थर्ड यूनिट का हुआ 30 एंड फोर्थ यूनिट का हुआ 140 माइनस 120, 20। तो देखिए यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो हाँ, दिस वुड बी योर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 67. Use the following diagram to answer the questions given below it. The marginal physical product of the third unit of labor is dash. देखिए थर्ड यूनिट ऑफ लेबर हमारा यहाँ है, राइट, और इसका हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। अब थर्ड यूनिट का टोटल प्रोडक्ट आपका है 20, राइट, और सेकेंड यूनिट का आपका टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है 14, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही आपका थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस वुड बी 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, राइट। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव। अब कौन से यूनिट ऑफ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है? देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट तब नेगेटिव होता है जब आपका टोटल आउटपुट डिक्रीज करता है, राइट। तो वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे 6th यूनिट पे। देखिए 5th यूनिट तक तो आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट है, डिक्रीज कर रहा है 6th यूनिट पे। सो अगेन आवर आंसर वुड बी 6th यूनिट। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th यूनिट वुड बी नेगेटिव, है ना। तो आपका आंसर है डी, 6 एंड 6। Question number 68. In the third of the 3 stages of production, थर्ड स्टेज मतलब नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज, राइट। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। देखिए थर्ड स्टेज में क्या मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है? तो नेगेटिव होता है, राइट। ऑप्शन बी, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ये तो ट्रू है क्योंकि मार्जिनल रिटर्न तो बहुत तेजी से फॉल होके नेगेटिव भी हो जाता है, राइट, और एवरेज प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉल हो रहा होता है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज बिलो, ये ट्रू है। ऑप्शन सी कह रहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। देखिए क्या नेगेटिव रिटर्न्स के केस में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है? नहीं, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, राइट। सो ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है। एंड ऑप्शन डी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगेन मार्जिनल प्रोडक्ट इस फेज में नेगेटिव होता है, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 65. When marginal costs are below the average total cost, तो देखिए ये क्वेश्चन के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट की रिलेशनशिप को याद करना पड़ेगा। देखिए वो रिलेशनशिप क्या कहता है कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट शुड बी बिलो द एवरेज कॉस्ट, राइट। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट बिलो द एवरेज कॉस्ट है, तो इसका ये मतलब है कि जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी फॉल कर रहा होगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, द एवरेज टोटल कॉस्ट्स आर फॉलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70. A firm's long run average total cost curve is A, identical to its long run marginal cost curve. ये करेक्ट नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं होता। B, also its long run supply curve because it explains the relationship between price and quantity supplied. ये भी करेक्ट नहीं है, वो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप नहीं बताता। सी, in fact the average total cost curve of the optimal plant in the short run as it tries to produce at least cost. देखिए जो आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है ये हर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए एक ऑप्टिमल प्लांट बताता है, राइट। सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉर्ट रन कर्व के लिए ही ऑप्टिमल प्लांट बताएगा, ये सच नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, tangent to all the curves of the short run average total cost. So this is correct क्योंकि ये हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करते हुए टेंजेंट होते हुए जा रहा होता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71. In the long run, if a very small factory were to expand its scale of operation, it is likely that it would initially experience an increase in pollution level, diseconomies of scale, economies of scale या फिर constant returns to scale. देखिए इनिशियली जब आप एक्सपैंड करते हो अपना ऑपरेशन, यानी कि जब आप स्केल इंक्रीज करते हो तो आपको स्केल का फायदा मिलता है, राइट। सो यू विल एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
और धीरे धीरे फिर आप कांस्टेंट रिटर्न्स में चल जाते हो, फिर आता है डिसइकोनॉमीज, है ना। तो इनिशियली तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 72, अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 70 जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था बिल्कुल उससे आइडेंटिकल है, तो हम दोबारा से इसे डिस्कस क्यों करें। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है ना, टेंजेंट टू ऑल शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, वही थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में एडिट किया हुआ है, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जितने प्रोपोर्शन में आप या जितने परसेंटेज में आप इनपुट इंक्रीज करोगे उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए, डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट्स यूज्ड लीड्स टू डबलिंग ऑफ द आउटपुट। सेम प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं है। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द इनपुट्स बाय 50% लीड्स टू 25% इंक्रीज इन आउटपुट। देखिए आउटपुट में जो इंक्रीज है वो कम है, राइट, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द इनपुट्स बाय 1/4 लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय 1/3। देखिए मैथमेटिकली 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जिस रेशियो में इनपुट इंक्रीज कर रहे हो उससे ज्यादा यहाँ पे आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 74. The marginal cost for a firm of producing the 9th unit of output is rupees 20. The average cost at the same level of output is rupees 15. Which of the following must be true? तो देखिए यहाँ पे आपको marginal cost दिया गया है rupees 20 and आपका average cost at the same level of output is rupees 15. यानी कि आपका marginal cost is higher than the average cost. अब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट की रिलेशनशिप को आप याद करें। देखिए व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी हायर देन एवरेज कॉस्ट, राइट। और जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है मार्जिनल कॉस्ट अगेन मस्ट बी लोअर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज हायर, राइट। तो इसका ये मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट राइजिंग होनी चाहिए, है ना। या फिर आप कह सकते हो दोनों यहाँ पे राइज कर रही है एंड मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से राइज कर रही है, राइट। तो अब ऑप्शन के पास चलते हैं, देखिए ऑप्शंस देखते हैं अब। ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर बोथ फॉलिंग। ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट हाई है इसका ये मतलब है कि दोनों राइज हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर बोथ राइजिंग, सो ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ये भी सही नहीं है। जब ये मार्जिनल कॉस्ट हायर है तब दोनों राइजिंग है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल ईदर द कर्व्स आर राइजिंग और फॉलिंग, ये भी सही नहीं है क्योंकि हम बता सकते हैं कि जब मार्जिनल हायर होता है मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों यहाँ पे राइज कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, implicit cost can be defined as a money payment made to the non-owners of the firm for the self-owned factors employed in the business and therefore not entered in the books of account. देखिए क्या implicit cost में हम मनी पेमेंट्स करते हैं? नहीं करते ना। और ये नॉन ओनर्स से भी रिलेटेड नहीं है, ये ओनर से रिलेटेड है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे गलत है। बस यहाँ पे एक ही पॉइंट सही है कि ये बुक में एंटर नहीं करते, लेकिन दोनों पॉइंट गलत होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, मनी नॉट पेड आउट टू द ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे सारी चीजें सही है, राइट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हम पे नहीं करते, राइट, कोई मनी पे नहीं होता और ये ओनर्स के साथ होता है और इसको हम बुक में भी एंटर नहीं करते। सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी भी देख लेते एक बार। मनी पेमेंट्स which the self-owned and employed resources could have earned in the next best alternative employment and therefore entered in the books of account. देखिए यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन जब entered कह दिया तो गलत हो गया, राइट।
क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम एंटर नहीं करते बुक्स में। ऑप्शन डी, मनी पेमेंट्स which the self-owned and employed resources earn in their next best use and therefore entered in the books of account. Again यहाँ पे भी entered बोल दिया तो ये गलत हो गया. So correct option is B. Question number 76. The most important function of an entrepreneur is to A. Innovate, B. Bear the sense of responsibility, C. Finance या फिर D. On profit. देखिए वैसे तो सारे ही important functions है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनोवेट. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ए. इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज व्हाइल अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट. देखिए कोई भी रिसोर्स अगर आप हायर करके यूज कर रहे हो, जैसे कि आपकी लेबर लेट्स से हायर्ड है, तो उसको तो आप पेमेंट करोगे, वो तो आपका कॉस्ट लगेगा और उसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट में भी रिकॉर्ड करोगे. वो कोई हिडन कॉस्ट थोड़ा है ना. तो दिस वुड बी इनकरेक्ट क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. ऑप्शन बी, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आर डिडक्टेड लेटर टू फाइंड पेड आउट कॉस्ट. ये इनकरेक्ट है क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट में ऐड करते हैं, राइट. ऑप्शन सी, accounting cost include expenditure for hired resources while economic cost do not. देखिए accounting cost hired resources का expenditure तो include करता है लेकिन वो economic cost भी include करता है क्योंकि जो भी accounting cost है वो सारा का सारा economic cost में add होता है, राइट. और economic cost में एक extra element add होता है, that is opportunity cost. Basically economic cost is equals to आपकी accounting cost plus opportunity cost, right. तो जो भी अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड है वो तो इकोनॉमिक कॉस्ट में भी है ही, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन डी, इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म व्हिच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज. सो दिस इज करेक्ट क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड होता है. क्वेश्चन नंबर 78. इन द फिगर बिलो possible reason why average variable cost curve approaches the average total cost curve as output rises. देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे है, राइट. दोनों कर्व्स तो जैसे आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है आप देख सकते हो ये दोनों कर्व एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास हो रहे हैं, राइट. तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं. देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, ठीक है. एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, इट डिपेंड्स कि इन दोनों में से किसका वेटेज ज्यादा है. इनिशियली क्या होता है, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का वेटेज ज्यादा होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा हैवी होती है एज कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, राइट. और सिंस इसका वेट ज्यादा है तो सिंस एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल करती है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी इनिशियली फॉल करती है. लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट और फॉल होता ही जाएगा, राइट. क्योंकि ये तो हमेशा फॉल ही करता है. तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट का वेट बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा होता है, ठीक है. और आपका वेरिएबल कॉस्ट का वेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है. तो इस केस में अब क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा. तो इसलिए आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि एक टाइम पे जब आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई आउटपुट, तो जैसा वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे मूव करेगा एवरेज टोटल कॉस्ट भी वैसे ही मूव करता है. तो इसका मेन रीजन है कि इस टाइम पे इसकी वेट ज्यादा होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की. और ये वेट ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल करता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है. तो ऑप्शन एक बार आप देख लो. ऑप्शन ए कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट आर फॉलिंग while total costs are rising at rising output. Total costs are rising and average costs are also rising. C. Marginal costs are above the average variable cost as output rises. या फिर D. Average fixed costs are falling as output rises. The most appropriate answer is D. क्योंकि average fixed cost fall कर रहा है ना, जैसे कि output rise होता है तो इसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है और वेरिएबल कॉस्ट का वेट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बिहेव करता है और ये साथ साथ में चलते हैं. ओके,
Question number 79. Marginal cost changes due to changes in A. total cost, B. average cost, C. variable cost या फिर D. quantity of output. देखिए मार्जिनल कॉस्ट मेजर करता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, है ना, बट टोटल कॉस्ट में चेंज किस वजह से आता है? वो आता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। देखिए टोटल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना। अब फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, तो जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंज आता है वो भी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे ड्यू टू पूछा है ना, अगर आपका क्वेश्चन पूछता कि मार्जिनल कॉस्ट मेजर द चेंजेस इन, फिर आपका टोटल कॉस्ट आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ ड्यू टू पूछा है कि क्यों चेंज आता है, तो चेंज आता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following statements is correct? A. Fixed cost vary with the change in output. क्या fixed cost vary करता है? नहीं करता, right? Incorrect हो गया। Option B. If we add total variable cost and total fixed cost, we get average cost. नहीं, अगर हम total variable cost and total fixed cost को ऐड करेंगे तो हमें total cost मिलता है, ठीक है, तो ये भी incorrect है। Option C. Marginal cost is the result of total cost divided by number of units produced. नहीं, ये तो average cost हो गया, है ना, सो ये भी incorrect हो गया आपका। Option D. The total cost is obtained by adding up fixed cost and total variable cost. So this is correct. So correct option is D. Question number 81. Which of the following statements is incorrect? गलत statement कौन सा है वो ढूंढना है, right? Option A. The NSE curve is also called the planning curve of the firm. देखिए ये तो करेक्ट है, जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है उसे हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे पास समय होता है कि हम प्लान करें, राइट, और जो हमारे लिए ऑप्टिमम प्लांट साइज है हम वही यूज करें। सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये भी करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, राइट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट बताता है, राइट, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी, इफ टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू, नहीं, अगर टोटल रेवेन्यू को हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करें तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाता है, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, सो आवर आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 82, the vertical difference between total variable cost and total cost is equal to marginal cost, average variable cost, total fixed cost या none of the above. The answer is total fixed cost. देखिए आप ये फिगर में ही देख सकते हैं, देखिए टोटल कॉस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, क्योंकि जैसे आप आउटपुट्स प्रोड्यूस करने लग जाओगे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपका स्टार्ट होता है एट अ सर्टेन लेवल, राइट, और वहीं से आपका टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होता है एट द पॉइंट जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट होता है। तो जो ये वर्टिकल डिफरेंस है बिटवीन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, यही आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और ये जो डिफरेंस है ये सेम होता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है, आप कहीं कोई भी पॉइंट में टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल लो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। Question number 83. The falling part of the long run average cost curve is tangent to the corresponding short run average cost curves. ठीक है, A falling part, B rising part, C minimum point या फिर D none of the above. देखिए जो long run average cost curve है वो falling part of the short run average cost curve से tangent होते हैं, राइट, वो falling part को छूते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख सकते हो। देखिए ये falling part है आपका long run average cost curve का, और ये ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की भी फॉलिंग पार्ट को ही छू रहे हैं, राइट, और फिर एक पॉइंट में आके ये मिनिमम को टच करते हैं, फिर जैसे ये राइज होने लग जाता है तो फिर ये राइजिंग पार्ट को छूने लग जाते हैं, सो फॉलिंग पार्ट छूता है फॉलिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following is an external economies of scale in the long run? देखिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर आपको फायदा हो रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं, राइट, तो इनमें से एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। देखिए रिस्क तो आपको इंटरनली लेना पड़ता है, राइट, ये तो इंटरनल फैक्टर है,
फाइनेंशियल भी ये आपकी इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर है ये एक एक्सटर्नल इकोनॉमी हो सकता है, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। तो लोगों की स्किल डेवलप होती है। और लेट्स से आप एक फर्म स्टार्ट कर रहे हो इस इंडस्ट्री में और आपको लोग हायर करने हैं, तो ऑलरेडी आपको लोग मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में पहले ही काम करके एक्सपीरियंस ले चुके हैं, राइट। तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको स्किल लेबर मिलेगा। सो डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर ये इंडस्ट्री की ग्रोथ से आती है। सो इट इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए, सिर्फ फर्म की अकेले ग्रोथ से जो भी चीज आती है वो इंटरनल इकोनॉमिक्स होती है, जो पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने से आती है वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्किल लेबर भी पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने से हो रहा है। सो इट इज एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा, और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में। बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो, और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द MCQs फॉर चैप्टर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।